ये इतना मुतासिर कुन नहीं लगता। नहीं, बस पत्थरों के एक ढेर जैसा लग रहा है। यकीनन कई नस्लों तक ये जगह किसी की तवज्जो का मरकज नहीं बनी होगी। जो भी यहाँ से गुजरता होगा सोचता होगा कि ये महज पत्थरों का एक ढेर है। हाँ बिल्कुल, और ये ऐसा ढेर नहीं है कि कोई सोचे कि यहाँ कोई इमारत बनी हुई होगी। ये आम से बेतरतीब पत्थरों जैसे हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, और ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा अरसा पहले की बात नहीं है कि किसी ने परवास के दौरान यहाँ पर कुछ मुनफरिद देखा होगा। चलो एक नजर डालते हैं। आज हम मशरिक़ वुस्ता का स्टोनहेंज देखने वाले हैं। ये इस इलाके का सबसे बड़ा यकसंगी ढांचा है। 5 मुर्तकिज़ दायरे जो 42,000 पत्थरों से बनाए गए हैं और एक कदीम कमरा इन सब के बीच में है। अरे वाह, आखिर वो इस पत्थर को यहाँ पर लाए कैसे होंगे? और एक पुरअसरार आफाकी मकसद के लिए एक खिड़की। ये खित्ता इतना पथरीला है कि एसयूवी पर भी सफर करना इंतहाई मुश्किल है। ओह वाह, जरा देखो, देखो जरा इन पत्थरों को देखो। तो 5,000 साल पहले महदूद टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने 42,000 पत्थर यहाँ पर कैसे मुंतकिल किए होंगे। और मजीद दिलचस्प बात यह है कि आप आम इंसानी कद के साथ इस जगह को नहीं देख सकते। इसके गिर्द ना पहाड़ियां हैं ना चट्टानें, तो दौरान तामीर वो इन दायरों को देख नहीं पाते होंगे। तो उन्होंने इसे कैसे इतने परफेक्ट रेडियस में बनाया होगा और किसके लिए बनाया होगा, और आखिर इस जगह का मकसद क्या था? आज की इस किस्त में हम मशरिक़ वुस्ता में आसार कदीमा के एक पुरअसरार और गहरे राज पर से पर्दा उठाने के लिए जुस्तजू करेंगे। ये मेन रोड से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर है, मगर सारा रास्ता इसी तरह पथरीला और नाहमवार है और इसमें बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। तो अगर आप छोटी गाड़ी पर आते हैं तो ये मुमकिन है, मगर बहुत मुश्किल है। ये खासा मुश्किल था। ये कार इस रास्ते के लिए तो नहीं बनी। ओहो, ये रास्ता बहुत मुश्किल है। हम कुछ अर्सा पहले ही यहाँ पर आना चाहते थे, मगर हम नहीं आ सके क्योंकि ये जगह दरहकीकत गोलान हाइट्स में मिलिट्री ट्रेनिंग जोन में वाक़ है। तो हम किसी भी वक्त यहाँ नहीं आ सकते, सिर्फ छुट्टी के दिन यहाँ दाखिले की इजाजत है। और अगर आप यहाँ अपना ड्रोन उड़ाना चाहते हैं ताकि आप ऊपर से इन दायरों को देख सकें, तो आप ये नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इस्राएली ड्रोन लाइसेंस, ऑपरेटर्स परमिट और मिलिट्री की इजाजत लेनी पड़ेगी। तो खुशकिस्मती से हमारे साथ इस्राएली ड्रोन एसोसिएशन शामिल है, जिन्होंने इस मामले में हमारे साथ ताउन किया। उन्होंने हमारे लिए एयर स्पेस को बंद किया ताकि हम यहाँ पर कुछ ड्रोन उड़ा सकें। ये जगह अरबी में रजमुल हिर्री कहलाती है, जिसका मतलब है जंगली बिल्ली का पत्थरों का ढेर। कोई नहीं जानता इसे इस नाम से क्यों पुकारा जाता था, लेकिन ये कदीम शामी नक्शों में बिल्कुल इसी तरह दिखाई देता है। इस जगह का इब्रानी नाम है जिलजाल रफाइम, जिसका मतलब है जब्बारों के पहिए। और ये जगह तवज्जो का मरकज बनती है क्योंकि रिफाइम का जिक्र बाइबल में तवीलुल कामत जब्बारों की नस्ल के ताल्लुक से हुआ है। इस बात को समझना बहुत अहम है कि ये नाम इस जगह को हाल ही में दिया गया है, लिहाजा ये कुछ साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैंने ऑनलाइन बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिनमें इस जगह का नाम लिया गया है और इस तरह वो इसे बाइबल में मरकूम रिफाइम से जोड़ते हैं, मगर इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमें आसार कदीमा और तारीखी सबूतों पर इन्हिसार करना होगा ताकि सच्चाई को जान सके। इस जगह से मुतल्लिक बहुत से तनाज़ात और आरा हैं। सिर्फ एक बात पर साइंसदान मुत्तफिक हैं कि इसे 3000 क़ब्ल अज़ मसीह तामीर किया गया। ये कदीम ढांचा 5 मुर्तकिज़ दायरों से बनाया गया है।
बैरूनी दायरे का डायामीटर 156 मीटर है। ये तकरीबन 500 फुट बनता है, जो इसे मशरिक़ वुस्ता का सबसे बड़ा संगीन ढांचा बनाता है। इसमें तकरीबन 42,000 पत्थर लगे हैं, जिनका वजन गालिबन 40,000 टन होगा। बताता चलूं कि इस जगह की शानदार बात यह है कि इन तमाम दायरों के मरकज में पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर है, जो तकरीबन 13 फुट ऊंचा है। नीचे से ये ज्यादा मुतासिर को नजर नहीं आता, मगर जब आप इसकी चोटी पर चढ़ते हैं तो एहसास होता है कि ये एक तरह की इमारत है जिसके अंदर एक कमरा है और इसमें एक खिड़की है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर सीढ़ियां भी हैं जो एक दाखिली रास्ते की तरफ ले जाती हैं, मतलब हम इसके अंदर जा सकते हैं। वाह, जरा ध्यान से जाना, सर बचाकर। ओ मेरे खुदा, ओ ऐसी जगह तो मैं कभी नहीं आना चाहूंगी। मुझे लगता है इस जगह पर बहुत सी मकड़ियां होंगी। मुझे मकड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं। अरे वाह, ये तो कमाल है। वाह, देखो यहाँ मोमबत्तियां हैं, यहाँ शायद लोग तकरीबात भी करते होंगे, और ये एक सितारा भी है। तो देखिए, ये वो खिड़की है जहां से साल में एक मर्तबा सूरज की रोशनी अंदर आती है, और साल के बाकी हिस्सों में कुछ ऐसा होता है। आप देखते हैं कि सूरज यहाँ तो है और यहाँ पर तो रोशनी आ रही है, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आती, और साल में सिर्फ एक मर्तबा सूरज की रोशनी अंदर आती है। जलजाल रफाइम के मरकज में मौजूद कमरे में माहिरीन आसार कदीमा को एक खिड़की मिली, जिसका मकसद इंतहाई मुनफरिद है, जो सिर्फ मौसम गर्मा के तवील तरीन दिन में सूरज की किरणों को अंदर दाखिल होने देती है। ये कुछ इस तरह काम करती है। ये खिड़की एक मखसूस जाविये पर बनाई गई है, जिसकी दीवारें बहुत मोटी हैं, ताकि सूरज की किरणों को साल में एक दिन के अलावा तमाम दिनों में इस कमरे में दाखिल होने से रोका जा सके। और वो खास दिन सोल्स्टिस डे है, जिसमें सूरज खते उस्तवा से ज्यादा दूर होता है। इसी दिन सूरज की रोशनी खिड़की से होती हुई इस कमरे में दाखिल होती है। ये शानदार है कि उनके पास ये इल्म था। मेरे पास तो ऐसा करने का इल्म नहीं है। अगर मैं ऐसा करना चाहता तो मुझे जानना पड़ता कि खिड़की कहाँ रखी जाए, इसे कैसे तामीर किया जाए। मैं अपनी पूरी जिंदगी में अपने तौर पर कभी ना जान पाता, लेकिन वो ये कैसे जानते थे। हमने इस पर मजीद सोचा। खिड़की को बनाने के लिए जानना जरूरी था कि साल का तवील तरीन दिन कौन सा है, और अगले 1 साल तक ऐसी घड़ी इजाद ना हुई थी जो दिन के घंटों और मिनटों को नाप सकती। तो इन्होंने इसको मापने के लिए कुछ मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल किया होगा। तो तसव्वुर कीजिए कि ये एक सतह मुर्तफा है, ये किसी पहाड़ के ऊपर एक मैदान है। साल का तवील तरीन दिन नापने का तरीका यह है कि आप एक खंभा ले लें, जैसे मैंने एक कील लिया है, इसे जमीन में गाड़ लें, और फिर जब सूरज निकलता है तो ये साया बनाएगा। जब सूरज आधे दिन तक पहुंचता है, अब साए को मापते रहें जब तक वो छोटे से छोटा होता चला जाए, और उस जगह पर निशान लगा लें। तो मिसाल के तौर पर हम कह लेते हैं कि साया यहाँ तक आया। अगले दिन हम देखेंगे कि जब जमीन घूमती है तो सूरज उफक में थोड़ा सा दूर जाएगा और साया गालिबन यहाँ पर पहुंच जाएगा। हम यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं, क्योंकि अगले दिन में ये साया आगे चला जाएगा। तो इसको जारी रखते हुए आप पूरा साल इन सायों को मापते रहें, तो आप जान जाएंगे कि कब साया सबसे लंबा और सबसे छोटा होता है, और इससे आपको सुराग मिल जाएगा कि उस साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन कौन सा है। दरअसल इसी तरह मिस्रियों ने अपने लिए वक्त का तायुन करने के लिए पहला आला बनाया होगा, जिसमें उन्होंने दिन को 2 हिस्सों में तकसीम किया, दोपहर से पहले और दोपहर के बाद। देखिए, ये सब जानने के लिए जहानत दरकार है, और ये एक सबूत है कि 5000 साल पहले लोग इतने फरसुदा ज़हन नहीं थे जितना हम उनके बारे में तस्वुर करते हैं। तो इस जगह से मुतल्लिक एक बड़ा भेद है। ये बड़ी सतह मुर्तफा पर बनाया गया है, इसके इर्द गिर्द कोई पहाड़ या चोटियां नहीं हैं। तो ऐसा नहीं कि आप किसी पहाड़ी पर चढ़कर इसे देखें और कहें कि देखो ये कितना खूबसूरत लगता है। जिसने भी इसे बनाया है वो जानता था कि आम इंसान जमीन से इसकी तरतीब को नहीं देख सकता। अंदाजा लगाना मुश्किल है, मगर 2 नजरियात हैं जो इन दायरों के मकसद को बयान करते हैं। एक दिलचस्प नजरिया बताता है
कि ये दायरे बुतों की पूजा के लिए बनाए गए थे, जैसे टूमूस और ईस्टर जो फर्टिलिटी की देवियां थी। उनका ईमान था कि देवता इन दायरों को ऊपर से देख सकते हैं। दूसरा नजरिया जो बहुत दिलचस्प है, ये बताता है कि यह ढांचा लंबे कद के लोगों की मदद से बनाया गया था, जो इन दायरों को एक आम आदमी की निस्बत बेहतर अंदाज में देख सकते थे। इस्तिस्ना की किताब के 3 बाब में बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि बसन के बादशाह औज का कद बहुत ज्यादा था। इबारत बताती है कि उसका पलंग 13.5 फुट लंबा था, जो कि 4 मीटर बनता है, और बसन का इलाका मौजूदा दौर में गोलान हाइट्स है और वो यहाँ रहता था। और फिर कलाम मजीद ये बताता है कि वो रिफाइम का आखिरी जाननशीन था, और रिफाइम इंतहाई लंबे कद के लोगों की एक नस्ल है। तो अगर बसन या रफाइम का बादशाह औज दायरों के सामने खड़ा होता, तो क्या वो अपने इस कद के साथ उनको देख पाता? तो हमने इस पर एक टेस्ट करने का फैसला किया। हमने मेरे कद के मुताबिक 6 फुट 3 इंच तक ड्रोन को उठाया, तकरीबन 1.9 मीटर तक। इस ऊंचाई से आप कोई दायरा नहीं देख सकते, सिर्फ पत्थरों के ढेर नजर आते हैं। तो चले अब ड्रोन को 13 फुट तक उठाते हैं। ये ऊंचाई तकरीबन 4 मीटर है। चलिए देखते हैं कि औज की नजर से ये कैसा दिखाई देता है। ये वाकई शानदार है, क्योंकि हम इन दायरों को इस बुलंदी से देख सकते थे। और तसव्वुर करें कि अगर झाड़ियों को काट दिया जाए तो आप इसे और बेहतर तौर पर देख सकेंगे। कोई कह सकता है कि औज तो इस ढांचे की तामीर से 2000 साल बाद आया था, मगर देखें ये इस नजरिए को तकवीत देता है, क्योंकि ये काबिल फहम है कि औज के आबाव अजदाद का कद इससे थोड़ा ज्यादा होगा, और इस मुनासबत से वो इस जगह को ज्यादा बेहतर अंदाज में देख पाते होंगे। और फिर बाइबल मुकद्दस की एक और इबारत है गिनती की किताब में, जो बताती है कि इसराइली उन जब्बारों के सामने खुद को ऐसा महसूस करते थे जैसे वो टिड्डे हों। तुम्हारे सामने भी मैं ऐसा ही महसूस करती हूँ। हमेशा इस तरह देखना पड़ता है। बाज़ औक़ात गर्दन दर्द करने लगती है। मैं इतना लंबा तो नहीं हूँ। खुश रहो। आज हम जवाबात से ज्यादा सवालों के साथ लौटे हैं। इस जगह में बहुत से भेद हैं, जैसे इस ढेर में छोटा दरवाजा जो माउंट हरमन से खास ताल्लुक की तरफ इशारा करता है, जो अभी तक हमने नहीं देखी। आखिरी बात यह है कि हम यहाँ से एक नतीजे के साथ जा रहे हैं कि हम वापस जरूर आएंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने जलजाल रफाइम के भेदों की सतह ही को कुरेदा है। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हें मकड़ियां पसंद नहीं हैं। मकड़ियां तो अच्छी होती हैं, और फिर मकड़ियां शाही महलों में रहती हैं। मैंने आज ही ये पढ़ा है। कहाँ पढ़ा तुमने? अमसाल की किताब में। हाँ, ये तो सच है। मकड़ियां शाही महलों में रहती हैं। क्योंकि वहाँ कोई झाड़ू लेकर उनके पीछे नहीं भागता ना।